Moving to the next page. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. जो सेल का शेप और साइज़ होता है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेट करता है जो कि वो परफॉर्म करता है. सम सेल्स लाइक कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, उनकी चेंजिंग शेप्स होती है. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप. कुछ केसेस में जो सेल का शेप होता है वो ज़्यादा और कम फिक्स हो सकता है एंड पेक्युलर अनयूजुअल हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल जैसे कि नर्व सेल का टिपिकल शेप होता है, नर्व सेल न्यूरॉन होता है, उसका शेप टिपिकल होता है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living form. हर सेल के पास कैपेसिटी होती है एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है सारे लिविंग फॉर्म्स का. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. हम जानते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर काम बटा हुआ होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हार्ट है तो हार्ट ब्लड पंप करने के काम आता है. हमारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करता है एक्सेट्रा. डिफरेंट पार्ट्स, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Similarly, division of labor जो है वो एक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है और ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनील्स. सच एस मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, चाहे सेल में कोई नया मटेरियल बनाना हो या फिर क्लीनिंग करनी हो सेल की वेस्ट मटेरियल की, तो ये सब डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. और एक सेल जो होता है वो एबल होता है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एबल होता है बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनील्स. दीज ऑर्गेनील्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये ऑर्गेनील्स मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाती है जो कि सेल है. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनील्स. ये बात इंटरेस्टिंग है कि जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनमें सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनील्स ही पाई जाती है, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़. इससे मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है और वो कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. Now, what is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? अब हम ये देखेंगे कि सेल किससे मिलकर बनता है और उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है. We saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनील्स कहा जाता है. So let us see that how a cell is organized. If we study a cell under a microscope, अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो we could come across 3 फीचर्स. तो हमें उसमें 3 फीचर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि हर टाइप के सेल में देखने को मिलेंगे. देखते हैं अब वो कौन से 3 फीचर्स हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how.
अब वो 3 फीचर्स कौन कौन से हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर टाइप के सेल में हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। जितने भी प्लांट एक सेल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है या इंट्रैक्शन होता है उसका सेल टू सेल या उसके आउटर एनवायरनमेंट से, वो इन 3 फीचर्स की वजह से पॉसिबल होता है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सेल के सबसे ऊपर की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल की, जो कि सेपरेट करती है सेल के अंदर के कंटेंट्स को उसके बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो अलाउ या परमिट करती है सब्सटेंस की सेल के अंदर बाहर जाने की, एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। ये कुछ अदर मटीरियल्स को आने से रोकती भी है, सेल के अंदर जाने से रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM इन शॉर्ट। How does the movement of substances take place into the cell? How do substance move out of the cell? अब ये जो ट्रांसफ़र होता है मटेरियल का इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये कैसे होता है, इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही होगा। सो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. अब डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होती है, सब्सटेंस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप होती है, ठीक है। तो सब्सटेंस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है कहाँ से, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन की तरफ। Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside of cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by a process of diffusion. अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल में भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कि CO2 है। CO2 अब क्या होता है कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है तो उसका एक एक्सक्रीट आउट वेस्ट होता है CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे सेल से बाहर निकलना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब सेल के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर क्या हो गया, हाई कंसनट्रेशन, तो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में इसका मतलब कंसनट्रेशन वहाँ पे कम है अभी CO2 की, तो अब ये बैलेंस बिगड़ गया कंसनट्रेशन का। सो ये अब स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, जैसे कि बैलेंस बिगड़ गया कंसनट्रेशन का, तो अब अपने आप ये डिफ्यूजन प्रोसेस होगी कि जो सेल के अंदर की CO2 है वो सेल के बाहर आने लग जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड बाहर आने के बाद वो लेवल फिर बैलेंस हो जाएगा। सेम एज CO2 है, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन लेवल है तो वो सेल के बाहर ज़्यादा है एंड सेल के अंदर कम है। तो क्या होगा कि सेल
O2 जो है व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज होगा, वैसे ही डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, अपना रोल प्ले करेगा डिफ्यूजन इन गैसेस एक्सचेंज के अंदर बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वैसे ही O2 मूव कर जाएगी सेल के अंदर और डिफ्यूजन अपना रोल प्ले करेगा। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. अब जो वाटर है तो वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, तो जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू अ SPM मीन्स सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन न बोलकर ऑस्मोसिस बोलते हैं। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? द प्रोसेस ऑफ movement of water molecules through selectively permeable membrane.